जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल बासित, आपका फ़िज़िक्स टीचर। बेटा आज हम लोग पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे। बेटा चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो बेसिक टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपके पास है ऑसिलेशंस। ये आप लोगों ने क्लास 10 के अंदर भी एक पूरा चैप्टर जो है वो इससे रिलेटेड पढ़ा हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। तो बेटा कुछ टर्म्स जो स्टार्टिंग के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे वो आप लोगों ने ऑलरेडी पहले से पढ़ चुकी हैं। तो बेटा पहले नंबर पे आपके पास है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या है? सच अ मोशन in which a body moves to and fro about a mean position is called oscillatory और vibratory motion। बेटा इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह के आप लोगों ने क्लास 10 के अंदर भी पढ़ा हुआ है, सिंपल पेंडुलम पूरा लॉन्ग क्वेश्चन किया हुआ है। तो बेटा सिंपल पेंडुलम के अंदर आपके पास एक मैस है और इसे आप लोगों ने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है किसी भी फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ। अब बेटा ये इसकी है मेन पोजीशन। जब आप लोग इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स हटाने पे बॉडी दोबारा अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करता है और मेन पोजीशन पे आके इनर्शिया की वजह से जो है वो रुकता नहीं है, बल्कि दोबारा सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करता है और दोबारा इसके ऊपर जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है और वो मेन पोजीशन की तरफ आएगा। इस तरह जो है वो दो चीज़ों की वजह से, एक रिस्टोरिंग फोर्स और दूसरे नंबर पे इनर्शिया की वजह से जो बॉडी है वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो यानी कि बैक एंड फोर जो है वो मूव करता रहता है। तो बेटा इसे आप लोग क्या नाम देते हैं? ऑसिलेशंस या फिर ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। आगे बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक आपके पास है कोई किसी भी मेटल की डिश है जिसके अंदर स्टील बॉल जो है वो रोल आउट कर रही है। लेट्स सपोज आपके पास है एक बॉल, उसे आपने रेस्ट की पोजीशन में यहाँ पे स्टे करवाया हुआ है। इसके ऊपर आप लोग फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने पे ये बॉडी जो है वो इस पोजीशन की तरफ जाती है, एक्सट्रीम की तरफ। यहाँ पे जैसे ही आप लोग फोर्स को हटाएंगे तो जो बॉल है इस डिश के ऊपर क्या करना शुरू कर देगी? ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। ये भी जो है वो ऑसिलेटरी मोशन की एक एग्जांपल है। फिर आपके पास बेटा एक स्केल है। इस स्केल को आप लोग एक एंड से जो है वो फिक्स कर दें और दूसरे एंड से जो है वो इसे अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब करें और बेटा इसे जैसे ही आप लोग छोड़ेंगे तो ये अपनी मेन पोजीशन के अराउंड क्या करेगा? वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, टू एंड फ्रो। यानी ये इसकी मेन पोजीशन है और ये जो है वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। तो बेटा ये आपके पास एग्जांपल्स हैं ऑसिलेशंस की। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक आपके पास है फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है, उसके साथ आप लोगों ने एक स्प्रिंग अटैच किया हुआ है और स्प्रिंग के दूसरे एंड पे आप लोगों ने एक मैस अटैच कर दिया है। अब बेटा जैसे ही आप लोग इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये अपनी मेन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देता है। तो ये थे आपके पास कुछ एग्जांपल्स जो कि ऑसिलेशन से रिलेट करती हैं। बेटा आप लोगों ने जब भी ऑसिलेशंस के बारे में डिस्कस करना है तो आपको कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखना होंगे। पहले नंबर पे बेटा एक आपके पास होगी मेन पोजीशन और दो एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी। बॉडी जो है वो मेन की तरफ क्यों आता है? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। लेट्स सपोज आपके पास बॉडी जो है वो कभी एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो मेन की तरफ जाता है। अगर दूसरी एक्सट्रीम की तरफ है तो इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लग रही है? मेन की तरफ। जिस साइड पे रिस्टोरिंग फोर्स होगी, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाती है। तो बेटा ओरिजिनल पोजीशन इन सारी एग्जांपल्स के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि मेन पोजीशन है। सिंपल पेंडुलम की अगर हम लोग बात करें तो ओरिजिनल पोजीशन ये थी, आपने उसे अपनी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करने के बाद आपने देखा कि दोबारा जो है वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ जा रही है। तो वो क्यों जा रही है? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो बेटा रिस्टोरिंग फोर्स आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमेशा किस साइड पर रहेगी? मेन पोजीशन की तरफ रहेगी। अब बेटा आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा हुआ, F = ma। फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं।
तो बेटा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी एक्सेलरेशन भी उसी साइड पे होगा। अब बेटा चूँकि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ है, तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सेलरेशन भी किस साइड पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होगा। अब बेटा अभी कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगले टॉपिक के अंदर भी हम लोग जो है वो क्लियर करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट आपके पास जो है वो इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से या तो इससे रिलेटेड किसी टॉपिक से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, या फिर एमसीक्यू आ जाता है लाजमी तौर पे जो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं। अब बेटा आप लोगों ने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी ऑसिलेशंस की, उनमें से एक एग्जांपल आपके पास है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम। बेटा इसके अंदर आपके पास है एक कोई भी आपने स्पोर्ट लिया, उस स्पोर्ट के साथ आपने एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया। ये लेट्स सपोज हमारे पास है स्प्रिंग और एक आप लोगों ने मैस अटैच कर दिया। अब बेटा जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर होगा तो इस मैस के ऊपर जो है वो नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब है वो अपनी रेस्ट की पोजीशन में है, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब है ये वाली जो डॉटेड लाइन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ की है ये क्या है, इसकी मेन पोजीशन है। अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगानी है, यानी कि इसे अपनी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करना है, और इस बॉडी पे फोर्स लगने की वजह से ये इस पोजीशन पे आ गई है, इसका मतलब है ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। जैसे ही बेटा आप लोग इसे छोड़ते हैं तो इस बॉडी के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है जो कि मेन पोजीशन की तरफ है। अभी मैंने बताया था कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा बॉडी को किस तरफ लेके आएगी, मेन पोजीशन की तरफ लेके आएगी। चूँकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मेन पोजीशन की तरफ है तो एक्सेलरेशन की बेटा डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, मेन पोजीशन की तरफ होगी। अब बेटा जैसे ही बॉडी अपनी मेन पोजीशन पे आता है तो मेन पे आने के बाद जो है वो रुकता नहीं है या वो अपनी रेस्ट की पोजीशन में वापस नहीं आता, बल्कि इनर्शिया की वजह से मेन से एक्सट्रीम की तरफ दोबारा मूव करेगा। अब एक्सट्रीम पे आने के बाद फिर से उसके अंदर जो है वो एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी और बॉडी जो है वो मेन पोजीशन की तरफ आएगी। मेन पे आने के बाद इनर्शिया की वजह से जो है वो बॉडी दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चली जाएगी, और इस तरह जो है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए बॉडी अपनी मेन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ जो है वो मूव करती रहेगी। अब बेटा कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, यानी दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी। रिस्टोरिंग फोर्स कब एक्ट करेगी, जब बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पे पहुँच जाएगी। मीन से जैसे ही एक्सट्रीम की तरफ मूव करना शुरू करेगी रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती, एक्सट्रीम पे पहुंच के रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाती है और बॉडी को दोबारा मीन पे ले आती है। अब मीन पे जैसे ही पहुंचेगी रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाएगी, लेकिन इनर्शिया क्या करेगा, उस बॉडी को जो है वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ लेके जाएगा। अब जैसे ही मीन की पोजीशन को वो क्रॉस करने की कोशिश करता है या जैसे ही क्रॉस करता है तो बेटा उसके ऊपर जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन तो आपके पास जो है वो मेन की तरफ ही रहती है ड्यूरिंग होल ऑसिलेटरी मोशन। अब बेटा आप लोग कहते हैं कि जब बॉडी मेन की तरफ जा रहा होता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज करती है। चूँकि रिस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है तो जैसे ही बॉडी एक्सट्रीम से मेन की तरफ आने की कोशिश करता है या आ रहा होता है तो उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, बढ़ती है। मीन पे आके मैक्सिमम उसकी जो है वो स्पीड अटेन कर लेता है बॉडी। अब बेटा मीन की तरफ जाते हुए स्पीड बढ़ती है, एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए स्पीड डिक्रीज़ होती है, और डिक्रीज़ होते होते हम कहते हैं कि एक्सट्रीम पे पहुंच के जो बॉडी की स्पीड है वो ज़ीरो हो जाती है, बॉडी रेस्ट में आ जाता है एक थोड़े से लम्हे के लिए। अब मीन एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए स्पीड क्यों कम होती है, मेन की तरफ जाते हुए स्पीड क्यों बढ़ती है, उसकी बेटा रीज़न क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, ये हमने बातें आगे डिस्कस कर ली। अब हम लोग कहते हैं कि हुक्स लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है फोर्स की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू होती है, या फिर आप स्प्रिंग के अंदर जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जितना उससे ज़्यादा एक्सटेंशन उसमें लाना चाहते हैं, उतनी ज़्यादा आपको जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगी।
तो बेटा हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास ये फॉर्मूला आप लोगों ने जूनियर क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है, F = -kx। और बेटा न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला है F = ma। इन्हें इक्वेशन 1 और 2 का नाम दिया, कंपेयर करें और आपके पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा। यहाँ से बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -k/m × x। आपको पता है यहाँ पे जो k है ये है स्प्रिंग कांस्टेंट और मैस भी आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो इन दोनों को आपने किसके इक्वल रख लिया, कांस्टेंट के। तो बेटा यही फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, एक्सेलरेशन = -कांस्टेंट × x। अगर इसे वेक्टोरियल फॉर्म के अंदर आप लोग रिप्रेजेंट करें तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ x। अब बेटा ये वाला रिलेशन आपको दो चीज़ें बता रहा है। किसी भी ऑसिलेटरी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो उतना ज़्यादा होता जाएगा जितना वो मीन से उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब बेटा जैसे ही बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो उसका मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन पे आके जो एक्सेलरेशन होगा वो मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है यहाँ पे। इसी तरीके से जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आना शुरू होती है और डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाता है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अब बेटा जो इसमें नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है हमेशा क्या रहेगी, ऑपोजिट रहती है। अच्छा जी, अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमारे पास हैं। हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो अब डेफिनेशन बनेगी वो इसी रिलेशन से हम लोग बनाते हैं कि सच अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। आप लोगों ने बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा कहाँ से लेना होता है, मीन पोजीशन से लेना होता है। तो अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में पूछा जाए तो आपके पास क्या है, a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। और माइनस का मतलब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं हमारे पास। पहले नंबर पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड। बेटा इंस्टेंट का मतलब है लम्हाती, यानी किसी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। जैसे हम कहते हैं कि ये मेन पोजीशन है और ये है एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मैं इसे भी डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो करूँ तो इसके दरमियान ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, या डिस्प्लेसमेंट कह लें। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं डिस्प्लेसमेंट की, ये है किसी भी टाइम के ऊपर, यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें, व्हेन अ बॉडी इज़ वाइब्रेटिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन चेंजेस विद द टाइम। यानी मीन से जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हर टाइम पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, चेंज हो रही है। द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी टाइम इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा किसी भी टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट की आप लोग वैल्यू लेंगे वो आपके पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगी। अब बेटा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 0 होगा मीन पोजीशन पे और मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। जैसा कि यहाँ पे एरो से हम लोग आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट 0 है। जैसे जैसे आप लोग एक्सट्रीम की तरफ जाते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान किसी भी पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। आगे जी एम्पलीट्यूड है, द मैक्सिमम वैल्यू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। यानी मीन से एक्सट्रीम आते हुए जितनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा डिस्प्लेसमेंट की, उसे आप लोग क्या नाम देंगे, एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। अब फर्ज करें एम्पलीट्यूड है 5 मीटर, तो इससे जो छोटी वैल्यूज़ हैं 4 मीटर है, 3 मीटर है, 2 मीटर है, 1 मीटर है, ये सारी की सारी बेटा वैल्यूज़ क्या होंगी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ होंगी। इसी तरीके से बेटा वाइब्रेशन किसे बोलते हैं, अ कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की मेन पोजीशन के अराउंड जो एक साइकिल होता है कंप्लीट, उससे बेटा आप लोग क्या नाम देते हैं, वाइब्रेशन का। जैसे बॉडी जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट की उसने मोशन, लेट्स सपोज से ए का नाम देते हैं, ये बी की तरफ जाएगी, बी से अगेन ए की तरफ आएगी, और ए से लेट्स सपोज सी की तरफ जा रही है, सी से फिर जब ए की तरफ आएगी, तो ये आपके पास है 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप, और इससे बोलते हैं 1 वाइब्रेशन।
इसी तरीके से बेटा टाइम पीरियड क्या है, जितना टाइम लगा है ए से बी, बी से ए से सी और सी से फिर ए तक आने में, वो बेटा इसकी है जितना टाइम लग रहा है वो आपके पास क्या है टाइम पीरियड। और फिर आप लोगों ने देखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस कोई भी बॉडी कंप्लीट करेगा वो आपके पास क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो बेटा ये कुछ टर्म्स थी और कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आप लोगों ने ऑसिलेशंस और सिंपल हार्मोनिक मोशन से जो है वो सीखे हैं।